अनुच्छेद 1 के अर्थ यही है कि कल दिन चाहकर भी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कल हमारा झारखंड बोलेगा कि मैं भारत से अलग रहना चाहता हूँ तो ये नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में अगर कोई राज्य अगर बोल दे कि मैं अमेरिका से अलग होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के सभी राज्य ने मिलकर संघ बनाया, लेकिन हमारे यहाँ संघ ने मिलकर राज्यों को बनाया। समझ में आया? एकदम आसान है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत में कल दिन कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका EduFiber में। आज आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, क्लास 10 का। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो चैप्टर है ये आपका सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेके आया हूं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास दोस्तों। सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग देखें दोस्तों कि किस प्रकार से मैं सारे क्वेश्चंस को एकदम सरल और सटीक तरीके से आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन के देखकर ही तुरंत सही उत्तर लगा पाओ एकदम आसानी से दोस्तों, एकदम सरल तरीके से। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन को देखने के बाद आपने जितने भी बार किताब पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या लिखा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए भारत में किस क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था और मंत्रिमंडल में। बताइए कहाँ पे है? आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में महिलाओं को कहाँ पे आरक्षण है? पंचायती राज व्यवस्था में। आपके गांव में, आपके पंचायत में मुखिया का चुनाव हुआ होगा, आप लोगों ने ये चीज सुना या जाना जरूरी होगा कि मुखिया के चुनाव में बहुत सारे पंचायतों में जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो महिलाएं होंगे। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना दोस्तों? तो बिल्कुल, तो पंचायती राज व्यवस्था में किसको आरक्षण दिया गया? महिलाओं को दिया गया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सेकेंड क्या कर रहा है? सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है आपको बताना है। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? धार्मिक। ठीक है, यानी क्या है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने पर शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहा है? एक जो धर्म है वो दूसरे धर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। यही माना जाता है तब ना क्या होता है? सांप्रदायिक राजनीति होती है। ठीक है, एक जो कोई भी ग्रुप है वो बोलेगा कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तो वो अगर धर्म को लेकर राजनीति करेगा तो वो राजनीति क्या कहलाएगा आपका? सांप्रदायिक राजनीति। क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आपको पता होगा कि रंगभेद विरोधी जो रंगभेद नीति चली थी कहाँ पे? गोरों और कारे के बीच। कहाँ पे? अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो वहां पे जो रंगभेद नीति चली थी तो वहां किसने किसने सपोर्ट किया था और किसने किसने नहीं किया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन विरोधी नहीं थे, यानी कि जिसने सपोर्ट किया वो विरोधी नहीं थे, जिसने सपोर्ट नहीं किया वो विरोधी थे। महात्मा गांधी जी तो विरोधी थे ना? महात्मा गांधी जी विरोधी थे। किंग मार्टिन लूथर ये भी विरोधी थे, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस ये भी विरोधी थे। जब इन लोगों को वहां पे ट्रॉफी दिया गया तो ये इन लोगों ने भी विरोध किया था ना? किया था। कौन नहीं किया था? जेड गुडी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, पढ़ो क्या लिखा है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय संविधान आप लोग पढ़े हो ना, संविधान। ठीक है, तो संविधान के बारे में कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बिल्कुल गलत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। ठीक है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कितना? अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप किसी भी
व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये कौन करता है? आर्टिकल 15, कितना? अनुच्छेद 15। ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार में है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, वही बताता है कि धार्मिक आधार पे आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय पता है ना कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, महामहिम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कोई नहीं? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन है? आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, फटाक से बोलते हो नई दिल्ली, बोलते हो ना। तो अब ये जो राजधानी बताना है आपको, वित्तीय राजधानी, तो वित्तीय राजधानी भारत का कहाँ है? वो है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है दोस्तों, जरा देखते हैं, पढ़िए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होगा, थोड़ा इस पे बात करते हैं। लैंगिक विभाजन यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं लड़का, जैसे आप लड़की हो, महिला पुरुष में भेदभाव, ठीक है, लड़के लड़कियों में भेदभाव, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लैंगिक भेदभाव। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन का मतलब बताना है आपको। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो क्या है इसका राइट आंसर? आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये है। बताइए, लैंगिक भेदभाव हम लोग कब बोलेंगे? जब कोई काम, मान लीजिए आप लोग 2 स्टूडेंट हो, एक लड़का है एक लड़की है, स्टूडेंट 2 होते हैं। ठीक है, स्कूल में मान लीजिए क्या हुआ, ऐसा कुछ फंक्शन हुआ जिसमें बोला गया कि उस फंक्शन में लड़के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो यहीं पे क्या हो गया? लैंगिक भेदभाव हुआ ना। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी आता हो। अगर वहां पे अगर ये बोला जाए कि आप लोग लड़की हो इसलिए फंक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ये एक तरह से क्या हो गया? लैंगिक भेदभाव। क्या हो गया? लैंगिक भेदभाव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये क्या दर्शा रहा है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका है। हम लोगों ने भूमिका दिया ना कि फंक्शन में लड़का पार्टिसिपेट करेगा, लड़की नहीं करेगा, तो ये एक तरह से क्या हो गया? लैंगिक विभाजन हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। अब बताइए, ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन। ये जो स्टेटमेंट है ना, किसने दिया बताइए? अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने, महात्मा गांधी ने। किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब्राहम लिंकन नहीं कहा, ठीक है, कि जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या करा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। आप लोग संघ का मतलब समझते हो? भारत का जो संविधान है ना, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 ही इस चीज को परिभाषित करता है कि भारत जो है ना वो राज्यों का संघ होगा। कितना? आर्टिकल 1 यही डिफिनेशन देता है कि भारत जो है किसका? राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। अब संघ का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको 3 देश दिए गए, आपको बताना कि इनमें से कौन सा संघ सरकार वाला देश है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? अमेरिका है। देखिए दोस्तों, अमेरिका और भारत में 2 चीज अंतर है। दोनों ही संघ देश है, संघ शासित देश ही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि भारत एक अविभाज्य राज्यों का संघ है और अमेरिका भाज्य राज्यों का संघ है। यानी कि देखिए, संघ सरकार में क्या होता है कि एक हम लोग राज्यों को लेकर संघ बनाते हैं, और दूसरा क्या है कि हम लोग जितने भी राज्य है ना उसको लेकर संघ बनाएंगे। ये तो पहला है। दूसरा क्या है कि हम लोग संघ बनाते ही हैं राज्यों के लिए। जैसे भारत ने संघ क्यों बनाया? राज्यों के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्या है, भौगोलिकल क्षेत्र अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है। बहुत सारे विविधताओं के कारण ही भारत में क्या हुआ, किस प्रकार का संघ बना गया? अविभाज्य राज्यों का संघ। यानी कि कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 1 के अर्थ यही है
कि कल दिन चाहकर भी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कल हमारा झारखंड बोलेगा कि मैं भारत से अलग रहना चाहता हूं, तो ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर कोई राज्य अगर बोल दे कि मैं अमेरिका से अलग होना चाहता हूं, तो वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां के सभी राज्य ने मिलकर संघ बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ संघ ने मिलकर राज्यों को बनाया। समझ में आया? एकदम आसान है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत में कल दिन कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल। और अमेरिका में कल दिन कोई राज्य बोलेगा कि चलो हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम अलग हो जाएंगे, तो वो हो सकता है। ठीक है, तो भारत अविभाज्य राज्यों का संघ है, कभी भी कोई भी राज्य यहाँ से हट नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही बेसिक चीज है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपको कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। बताइए, जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। अभी तो हम लोगों ने जाना सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होगा? धर्म पर होगा। किस पे? धर्म पर। तो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? यानी कि यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है कि 1967 कब? 1967 तक भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा था? स्वर्ण की, निम्न जाति की, अनुसूचित जाति, इनमें से कोई नहीं। अब कोई भी अंधा होगा ना, तो वो निम्न जाति तो कभी नहीं लगाएगा। लगाएगा? बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, आप लोगों ने राजनीति अगर पढ़ा है ढंग से, तो आपको पता होगा कि निम्न जाति के लोगों का वर्चस्व था ही नहीं। था क्या? आप इतिहास में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, स्वर्ण जाति, ठीक है, इनका वर्चस्व था 1967 ईस्वी तक। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में समाज सुधारण आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? हमारे भारत में आजादी के समय यानी कि 19वीं, जब 20वीं सदी का स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 के बाद बहुत सारे सामाजिक सुधारण जो पहले से चले आ रहे थे, उसके बाद भी एग्रेसिव हुई। ठीक है, उसके पहले भी था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे महापुरुष हैं जो राष्ट्रीय जितने भी समाज सुधारक आंदोलन थे उसमें योगदान रहा था। ज्योतिराव फुले, ठीक है, यहाँ पे ज्योतिराव फुले होगा। ठीक है, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उपयुक्त में से सभी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये तीनों ही हमारे समाज को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इन लोगों ने काम किया है भारत के समाज को जोड़ने के लिए, चाहे वो ज्योतिराव फुले हो, महात्मा गांधी जी हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये सारे लोग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलने वाले, सारे ऑप्शंस। एकदम घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जाना है, बैठना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है। आप जैसे पढ़ोगे आपको आंसर पता हो जाएगा। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको वहाँ क्या काम है, आपको बस लगा के आ जाना है। ठीक है, रिजल्ट तो होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? यानी सामाजिक विभाजन किन किन कारणों से हो सकता है? जाति के आधार पर होता है कि नहीं? होता है। धर्म के आधार पर? जी हाँ दोस्तों, धर्म के आधार पर भी होता है। लिंग के आधार पर? जी हाँ, लिंग के आधार पर भी होता है। अभी मैंने बताया ना कि सामाजिक विभाजन लिंग के आधार पर भी हो जाता है। महिलाओं से पुरुषों से होता है ना, ऐसे बहुत सारे समाज में होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों कारणों से सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो हमें क्या देता है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। क्या देता है? मौलिक अधिकार। ये जो अधिकार है ना, ये नागरिकों को दिया गया है। किसके विरुद्ध में? राज्यों को विरुद्ध में। यानी कि कल दिन राज्य, देश कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकार के क्या होगा? हनन करेगा। ऐसा कानून नहीं बना सकता। अगर ऐसा कानून बना देगा तो हमारे देश का जो सुप्रीम पावर है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वो उस कानून को खारिज कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अनुच्छेद दिया गया है ना आपको, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है ये आर्टिकल 15? क्या है कि किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 कहता है।
अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि आप अगर किसी भी नागरिकों के साथ अगर आप छुआछूत करते हो तो वो आपके लिए दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 ये हमारे किस में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता होगा कि समानता का अधिकार, दोस्तों समानता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल्स में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक है? 19 से लेके कितने तक? 22। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, डायरेक्टली पूछ सकता है, खास करके समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 आपका किस में आएगा? स्वतंत्रता का मूल अधिकार में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 भी। ठीक है, तो जो मूल स्वतंत्रता है वो आपको अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के प्रकार का भेदभाव का निवेश किया गया है? अभी मैंने बताया, कौन सा होगा बताइए? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27, कौन सा होगा? अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार में आता है, जो हमें धर्म, वंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वर्ण व्यवस्था व्यवस्थित स्वरूप है। अब बताइए वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप क्या है? सिंपल है, ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सही बात है, यही तो चलता था पहले। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोग क्या वर्ण व्यवस्था हम लोग का चला था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? कौन सा बयान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। क्या बोला है क्वेश्चन? कि बयान को लागू नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक विभाजन में लागू नहीं होता है। कौन सा? लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। बिल्कुल है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने जितने भी शिकायत है आप जाहिर करना कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या थी, ये गलत हो गया। ठीक है, 29,961। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करें जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, वहां सामाजिक विभाजन होता है। सही बात है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो क्या कह रहा है? सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन सा बयान सही है? ठीक है, देखिए सिर्फ भारत में ही नहीं होता, सामाजिक विभाजन बहुत सारे देशों में होते हैं। श्रीलंका ने देखा, बेल्जियम में देखा, आप लोगों ने देखा ना, वहां पे भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में नहीं होता। तो आपको क्या हटाना है? स, जो स है ना उसको हटा देना है। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। आपका राइट आंसर क्या आ गया? और ब। देखिए एलिमिनेशन मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। आपको अगर सही आंसर नहीं पता है, अगर आपको पता है कि ये आंसर नहीं होता है, तो आप देखो कि जो वाला आंसर नहीं होता है उसको ऑप्शन में किस किस ऑप्शन में दिया गया है, आप उस ऑप्शन को हटा दीजिए। जैसे हम लोग को पता है कि सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बाकी देशों में भी होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको छांटना है। इसमें भी है ये स्टेटमेंट, इसमें भी है, इसमें भी है। जो बचा वही मेरा आंसर। ठीक है, और वो आपका आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन का जो 19 का क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया? आर्थिक विकास ने। बिल्कुल सही बात है।
शिक्षा में वृद्धि, बिल्कुल सही। शहरीकरण, सभी। देखिए, जाति व्यवस्था को तोड़ने का आर्थिक विकास ने किस प्रकार काम किया? अगर मान लीजिए जाति व्यवस्था, पहले जाति व्यवस्था चल रहा था, आर्थिक विकास, मान लीजिए कोई आपको फैक्ट्री में काम दिया गया, किसी भी फैक्ट्री में आप अगर काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एक जाति के लोग नहीं होते, बहुत से जाति के लोग, बहुत से धर्मों के लोग होते, लेकिन काम आपको करना मिल के, भाई भाई तरीके से। जहां आपको काम करना पड़ेगा मिल के, वहां जाति व्यवस्था होगा क्या? बिल्कुल नहीं, सभी लोग मिल के काम करेंगे। सबको पता है कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो अच्छा काम करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा तो हम दोनों ही मिलकर अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए आर्थिक विकास ने क्या कर दिया? जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। दूसरा, शिक्षा में वृद्धि। लोगों को जब शिक्षा में वृद्धि हुआ, लोग शिक्षित हुए, जाने समझे, प्लस भारत के साथ साथ वो बाकी देशों की जाति व्यवस्था को भी पढ़े, वहाँ के भौगोलिक कंडीशन सब कुछ पढ़े, शिक्षा व्यवस्था को पढ़े, जाने समझे कि किस देशों में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ की जाति व्यवस्था है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद लोगों में एक ही चीज़ आया कि जाति व्यवस्था को खंडन किया जाए। फिर शहरीकरण, शहर में भी देखा जाता है। आप मान लीजिए किसी भी शहर में आप गए तो वहाँ पे आपको ना ही एक ही जाति के लोग मिलेंगे, ना ही एक ही भाषा बोलने वाले, ना ही एक ही जगह से। कोई पंजाब से है तो कोई हरियाणा से है, कोई तमिलनाडु से है तो कोई उत्तराखंड से है। तो आप बताइए शहरों में क्या होगा? जाति व्यवस्था चलता है? बिल्कुल नहीं, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर जो है ना, क्या करता है? जाति व्यवस्था को खत्म कर देता है, कमजोर करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 1999 से 2000 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों की संख्या बताना है। ठीक है, कितना है? 45%, 35%, 41%, 42%। कितना है इसका जो जाति व्यवस्था है? ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? ए नंबर, 45.8%। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? किस वर्ष राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था? 1945, 1955, 1956, 1958। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, 1956 में किया गया था। कब दोस्तों? 1956 में। ठीक है, अब राजनीति में सांप्रदायिक के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? आप बताइए, राजनीति में जो सांप्रदायिक चीजें होती है तो इसका स्वरूप कौन कौन सा है? धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म की दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है। बिल्कुल तीनों ही सही है। ठीक है, राजनीतिक सांप्रदायिकता कब होता है? कोई धार्मिक पूर्वाग्रह हो गया, या परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं होगी जो वर्षों से चली आ रही है, या एक धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने से होता है, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबका धर्म समान है, एक समान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? बताइए, श्रीलंका में कौन से धर्म मानने वाले लोग हैं? बौद्ध धर्म। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि भारत में किसी क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? बताइए, किसी क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? 40%। कितना परसेंट? 40%। ठीक है दोस्तों, 40% है। अब 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? बताइए, 15वीं जो लोकसभा हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन सी, 10.68%। कितना? 10.68%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? आप बताइए, महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है? 25%, 30%, 33%, 35%। ठीक है, तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 33%। कितना? 33%, 33% दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये आप भूल भी सकते हो, तो जरूरी है कि इसको बार बार रिवीजन कर लेना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बताइए, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष, नारीवादी, पाखंडी, क्या बोलेंगे? सांप्रदायिकता किसको बोलेंगे? सांप्रदायिक, जो धर्म के आधार पर ज्यादा प्रश्रय देगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जो किसी भी धर्म को नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है महिलाओं को। ठीक है, अगर विशेष प्रश्रय दे रहा है तो वो क्या बनेगा? नारीवादी बनेगा। क्या बनेगा? नारीवादी, क्योंकि वो महिलाओं को ज्यादा सम्मान दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक तरफ से क्या बनेगा? नारीवादी। ठीक है, ये ऑप्शन ए ऊपर में रहना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है? सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी में
जो सही पक्ष है ना, इनमें से कौन सा सही है? देश की एकता को कमजोर बनाती है, बिल्कुल गलत। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, हाँ ये होगा। पाखंडी या विविधता को अपने में समेट लेती है, निर्णय लेने में विलंब करती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या करता है? सत्ता की साझेदारी क्या करता है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। जितने भी समुदाय हैं उनके बीच अगर टकराव हो जाता है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? सत्ता की साझेदारी। इसीलिए आप जब पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है कि भारत में सरकार जो शक्ति पावर है वो बांटा गया है, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, स्थानीय सत्ता को भी बनाया गया है, ठीक है। भारत में गवर्नमेंट का कितने प्रकार है? जो सरकार है भारत में वो 3 स्तर पर है। पहले क्या है? केंद्रीय सरकार। पहले क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय सरकार, ठीक है। फिर राज्य सरकार, क्या होता है? राज्य सरकार। उसके बाद होता है स्थानीय सरकार, ठीक है दोस्तों, स्थानीय सरकार। तो भारत में इस प्रकार से बांटा गया है सरकार पावर, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले केंद्र सरकार, ठीक है, पहले क्या है? केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी है तो उसका सही कथन कौन सा है? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया था। तमिल लोगों को किया गया था? नहीं। दूसरा, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान। बहुसंख्यक सिंहली भाषी के हितों की अपेक्षा सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास, बिल्कुल यही तो किया जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वहां पे क्या कर रहा था कि सरकार की नीतियां किस पे ज्यादातर सिंहली भाषी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही था, ठीक है। तमिल लोगों को ना ही देखा जा रहा था ना समझाया जा रहा था। तो इसलिए श्रीलंका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया, क्योंकि वहां पे जो जातिगत विभाजन है वो हो रहा था। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमें जो गवर्नमेंट है उसको मैनेज करना होता है, किस प्रकार से लोगों को मैनेज करना होता है, किस प्रकार से देश को चलाया जाए। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें जो मेन पर्पस है यही बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग सरकार को चला सकते हैं, जिसमें से 2 देशों का उदाहरण भी दिया गया, बेल्जियम का और किसका? श्रीलंका का। जहाँ पे श्रीलंका ने क्या हुआ? सत्ता की साझेदारी वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया, गृह युद्ध हो गया, जबकि बेल्जियम में अच्छे से हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बारीकी से देखना है, समझना है और आपको आगे बढ़ना है। बाकी एग्जाम में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए रहेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि आपको बार बार रिविजन करना है। अभी एग्जाम का समय भी है तो आपको बार बार रिविजन करते चलना है ताकि आपको हर चीज़ याद हो सके, ठीक है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो सत्ता की साझेदारी फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा समझ के, ठीक है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस प्रकार कोई अगर दुविधा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इसी प्रकार के हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने साथ साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम सरल तरीके से दोस्तों, एकदम सरल और एकदम सटीक तरीके से आपको सारे उत्तर और सारे टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका फर्ज है कि आप बाकी दोस्तों को भी सारे चीज़ें बताएं कि इतनी आसान में सर करवा रहे हैं। तो इसके बाद यही बोलूँगा कि आपकी रिजल्ट अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।